हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का लेसन 4। इसमें हम पढ़ेंगे कार्बन तथा उनके यौगिक, और ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, कई सारे टॉपिक्स हैं, ये चैप्टर लेंदी है और इसको हम आसानी से एकदम अच्छे तरीके से, बहुत सरल डेफिनेशंस में और बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले अगले वीडियो आपको मिल जाया करें। और यहाँ पर मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हल भी आपको करना सिखा दूंगा, किस तरीके से इसमें किया जाता है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको इसमें जानना होगा कार्बन तथा उनके यौगिक। सबसे पहले आप चैप्टर जो नाम है, इसी से इसका चैप्टर की सभी डिटेल्स इसी से बनती है और सब कुछ इसी पर आधारित, इसके नाम पर ही अधिकतर। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है कार्बन तथा उनके यौगिक। तो पहले आपको इसमें जानना होगा कार्बन क्या है, और बाद में फिर उससे यौगिक मतलब कई सारी चीजों को मिलकर जब बनता है तो उसे यौगिक कहते हैं। योग हो जाता है, जुड़ जाता है, जुड़ना योग कहलाता है ना, तो उसी को यौगिक कहते हैं। इसीलिए इसमें कार्बन तथा उसके यौगिक, मतलब कि कार्बन से जो यौगिक बनेंगे उनको कार्बन तथा उनके यौगिक, उसके यौगिक कहेंगे, कार्बन के यौगिक कहेंगे। तो इनके बारे में पूरे डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कार्बन क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कार्बन, तो आप पहले जान लीजिए कार्बन क्या है। कार्बन हमारे आसपास सभी वस्तुओं में, अधिकतर वस्तुओं में प्राप्त होता है। जैसे वायुमंडल में भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, उसमें कार्बन का भाग होता है, तो वहां पर भी आपको कार्बन देखने को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड में। और यहाँ पर आपके सभी जैविक पदार्थों में, जैसे पेड़ पौधे, इंसानों और जानवरों, सब चीजों में कार्बन प्राप्त होता है। लकड़ी में भी होता है कार्बन। तो जितने कोई चीजें आप देखते हैं, जला के देखते हैं, जलाते हैं जब, तो उनमें आपको कोयले की तरह कुछ काला काला दिखता है ना, वो आपका कार्बन ही होता है, उसमें कार्बन होता है। और यहाँ पर आपका जो कार्बन शब्द है आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ये आपके लैटिन भाषा कार्बो से मिलकर बना हुआ है। ये कार्बन उसी से मिलकर कार्बो का मतलब होता है कोयला, इसी से आपका कार्बन शब्द बना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जानना है कार्बन क्या है। तो कार्बन आपका ये पीरियोडिक टेबल में 6वें परमाणु क्रमांक पे आने वाला एक तत्व, रासायनिक तत्व है, जिसका सी कार्बन रासायनिक सूत्र से दर्शाते हैं। सी रासायनिक सूत्र से दर्शाते हैं, 6वें नंबर पे आता है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, तो ये 6वें पर आता है। और इसका जब आप इसका रासायनिक विन्यास करते हैं तो 2,4 आता है, 2,4। तो इसकी संयोजकता आपकी 4 होती है। किस तरीके से? क्योंकि इसका अष्टक पूरा करने के लिए आपको 4 की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप ये अपना अष्टक अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए, या फिर ये इलेक्ट्रॉन दे दे, अपना इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर ले ले। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन 4 देने में और या फिर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ लेने में बहुत अधिक एनर्जी लगेगी, जो नहीं पॉसिबल हो पाता है। इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन साझा करके अपने बॉन्ड बनाता है, जिससे हमारे यौगिक बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, इसी से आपका सब यौगिक बनता है। तो यहाँ पर आप समझें कार्बन क्या है। कार्बन ये एक रासायनिक तत्व है जो जिसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी संयोजकता 4 होती है। 4 इसमें आपका ये 4, क्योंकि यहाँ पर 8 अगर दूसरे कोष में आपके 8 हो जाते तो ये स्टेबल हो जाता। तो आपको स्टेबल करने के लिए इसमें 8 है, मतलब संयोजकता 8 वो इसकी 4 होगी। 4 है इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो 4 से ये 4 बन के आपस में यौगिक बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको 4 इस तरीके से दिखाया जाता है, इसको दिखाया जाता है यहाँ पर कभी कभी H तरीके से, इसे 4H लगा के प्रदर्शित कर देते हैं। कभी कभी इससे दूसरे तत्व जुड़ जाते हैं, इससे सी से मतलब सी में बॉन्ड बन के जुड़ जाते हैं, जिससे यौगिक बनते हैं। कई सारी सी मिलके, मतलब कार्बन मिलके कई यौगिक बनाते हैं, बहुत लंबी चेन हो जाती है। ये आपको आगे अभी हेडिंग आएगी, उसमें मैं पढ़ाऊंगा और बताऊंगा इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सब चीजें आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप कार्बन और उसके यौगिक कैसे बनते हैं और क्या हैं, आप ये समझ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी पहली हेडिंग। तो आपके किताब में दिया गया है पहला हेडिंग, कार्बन में सहसंयोजी आबंध। तो इसमें आपको ये परिभाषा दी गई है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। और ये सहसंयोजी आबंध, कार्बन हमेशा सहसंयोजी आबंध बनाता है अपने इलेक्ट्रॉनों की साझा करके।
साझा मतलब अपना भी इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरे का भी लेगा, उनसे जो बॉन्ड बनेंगे उसे साझेदारी का इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन होंगे और उससे आपका सहसंयोजी बंध बनेगा। तो यहाँ पर आपको कार्बन में सहसंयोजी बंध वह बंध जो समान परमाणुओं या भिन्न परमाणु, समान परमाणु मतलब कार्बन कार्बन से अगर बंध बना के ये अपना सहसंयोजी बंध बना रहा है तो यह समान परमाणु या भिन्न परमाणु दूसरे मतलब किसी अन्य परमाणु से बंध बना के मध्य इलेक्ट्रॉनों युग्म के साझे से, इलेक्ट्रॉन युग्म मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रॉन के साझे से, इलेक्ट्रॉन भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं, सहसंयोजी बंध कहलाते हैं, वो सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। तो आपका एकदम आसान डिफिनेशन है, इसमें आपको मतलब कि कहना है वह बंध जो समान परमाणु या फिर किसी अन्य परमाणु, भिन्न परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से जो बंध बनते हैं उसे सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। ऐसे ही आप एकदम आसान डिफिनेशन है, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अब मैं बता दे रहा हूँ परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु आपका वो जो भी पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, पीरियोडिक टेबल में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें एटम्स कहते हैं, तत्व, वो सभी परमाणु होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सभी तत्व हैं आपके परमाणु, इन्हीं को परमाणु कहते हैं, एटम। तो इन्हीं के साझे से, इन्हीं के इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बंध बनते हैं सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। तो अब आपका नेक्स्ट हेडिंग में स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पर दिया गया है आपका सहसंयोजी बंधन के कुछ उदाहरण। यहाँ पर मैं अगली हेडिंग नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसी सहसंयोजक बंधन के कुछ उदाहरण में बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन H2 अणु, ये है अणु, और हाइड्रोजन परमाणु का ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो उसके वो परमाणु क्रमांक 1 है, इसलिए उसका यहाँ पर के कोष में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आपका के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन टोटल रह सकते हैं। तो यहाँ पर इसको 2 पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको किसी से चाहिए, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से मिलकर 1 इलेक्ट्रॉन वो साझे का बना के एक अणु बनाएगा। तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको मान लीजिए एक H ये है और इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और फिर एक H ये है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे और ये जब इसका बनेगा तो इस तरीके से ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इस तरीके से, और इसके भी यहाँ पर देखेंगे आप तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसके भी, यानी कि साझे में है ये ना दोनों इसके हैं ना दोनों इसके हैं, ये साझे में इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों H के पूरे 2 हो गए, मतलब के कोष पूरा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल हो जाएंगे। इस तरीके से H2 अणु का निर्माण होता है। यहाँ पर ये अपने आपस में सहसंयोजक बंध बनाकर H2 अणु बनते हैं, जिसे हाइड्रोजन गैस कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना, तो वही ये H2 बन के आपका गैस बनता है, ये हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर अब आपका अगला ये जो है उदाहरण क्लोरीन है। क्लोरीन Cl2 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका परमाणु क्रमांक पहले इसका 17 होता है, तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के उपकोष में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 हैं। फिर L कोष में आपका 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और M में 7। तो यहाँ पर आप देखेंगे M में 8 हो जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो 8 करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अष्टक पूरा करना है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ये दे, तो 7 इलेक्ट्रॉन देना तो कठिन बात है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये अगर ले किसी से तो इसका सहसंयोजक बंध बन जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये डबल C आएंगे और इसका एक C उसका भी पूरा करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, इसका भी करेगा। तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ मैं इसका बना रहा हूँ Cl2 का, Cl और यहाँ Cl, और इसमें मैं इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, 7 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में है, तो इस तरीके से दिखाएंगे, 2 2 4, यहाँ पर 2 6 हो गया और 1 7, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर 2 इसके 4 6 1 7, तो यहाँ पर इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही यहाँ पर दिखाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन में बाहरी में तो 1 ही था तो 1 1 दिखाया, इसमें 7 7 है तो 7 7 दिखा रहा है। अब यहाँ पर ये दोनों अणु जब बनेंगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका वाला लेके सहसंयोजक बंध बना लेगा, इसके पूरे हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 पूरे हो गए। अब ये भी इस तरीके से इसका 1 लेके 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से
ये सहसंयोजक बंध बना रहा है। साझा हो गया जहां भी एक इलेक्ट्रॉन है चाहे दो इलेक्ट्रॉन है, साझा हो गया तो ये सहसंयोजक बंध है। तो यहाँ पर क्लोरीन Cl2 इसी वजह से बन जाता है, यहाँ से Cl2 इस तरीके से आपका बन जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आपका 8 होता है, 8 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। इसमें भी अष्टक पूरा करने के लिए इसको 6 चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 8 हो जाएंगे। लास्ट कोष में, आखिरी कोष में आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पूरा हो जाएगा ये। और या फिर 6 इलेक्ट्रॉन दे दे तो 6 इलेक्ट्रॉन देना तो कठिन ही है, अधिक है, और 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। तो इस तरीके से आपका O2 बनेगा। O में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 है तो आपको 6 यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, 2 2 4 2 6। फिर यहाँ पर दूसरा एक O होगा जिसके ये 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ 2, इस तरीके से मान लो दिखा दिए मैं। फिर यहाँ से इसका पूरा हो जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से 8 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। और यहाँ से आपका ये पूरा हो जाएगा, इसका भी 2 2 4 2 6 2 8। ये 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सहसंयोजक बंध बना रहा है। इसको फिर बनेगा O2, यहाँ से O2 बन जाएगा। जैसे ये Cl2 बना, यानी कि 2 Cl है इसलिए Cl2, ये अणु बन गए, ये स्टेबल हो गए, ये हाइड्रोजन अणु, क्लोरीन अणु और ऑक्सीजन अणु। अब नाइट्रोजन अणु मैं दिखा रहा हूँ। इस यहाँ पर आपका नाइट्रोजन अणु बनेगा N2। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले कोष में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, पहले कोष से संबंध नहीं है, दूसरे कोष में आपके इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पर निर्भर करता है सहसंयोजक बंध बनेगा या नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 है लास्ट में, और इसको 8 पूरे करने के लिए 3 कम है तो 3 ये ले लेगा। 5 देना तो कठिन है ना, तो 3 लेना आसान हो जाएगा। तो 3 लेने के लिए ये अपना सहसंयोजक बंध बनाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों। यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 2 है अणु, मतलब ये परमाणु है 2। अब जब बनेंगे तो अणु बनेंगे, N2 अणु होगा, वो N2 जो लिखेंगे वो अणु होगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से आप दर्शा दीजिए, 3 यहाँ पर बीच में दर्शा दीजिए जिससे कि आपका सहसंयोजक बंध बनाते आसान पड़े। फिर 1 2 यहाँ, 3 और 5 इसके हो गए, 2 यहाँ 3 इसके, इस तरीके से बन गया। अब आपका 2 3 और 5 3 8 इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर आपका ये हो गया, इसके 8 अष्टक पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर इसका अष्टक पूरा करने के लिए इससे यहाँ से ऐसे साझा करेगा, 3 इलेक्ट्रॉनों के साझे से ये N2 अणु का निर्माण करेंगे, N2 नाइट्रोजन अणु का निर्माण करेंगे। इस तरीके से ये निर्माण हो जाएगा N2 अणु का। यहाँ पर सभी इस तरीके से सहसंयोजक बंध बनते हैं। यहाँ पर आप आसानी से समझ चुके होंगे कि अगर आपको यहाँ पर आपको कठिनाई हो रही होगी कि ये कहाँ से ला रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसमें करने को सिखाया गया था आप बहु नियम से। और अगर आप वो भी अलग से सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे कि मैं उस पर अलग सेपरेट वीडियो में बना सकूं, ठीक है। और उसको मैं भी अलग से समझा दूंगा। और इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि इतना इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और सहसंयोजक बंध मैंने बनना सिखा दिया है। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजक बंध बनते हैं। और ये बहुत ही आसान है, एक बार आप कोशिश खुद से कॉपी पे करके देखेंगे तो आपको कभी ये रटना पड़ेगा नहीं, और एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाने वाला है। तो फिर अब मैं नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करता हूँ। तो अब आपके किताब में अगली हेडिंग यहाँ पर दिया गया है कार्बन के अपरूप तथा उनके गुण। तो इसमें आपको कार्बन के कितने अपरूप हैं और उनके क्या क्या गुण हैं, विशेषताएं क्या क्या उनके क्वालिटी हैं, ये सब कुछ हमको इसमें पढ़ना है इस हेडिंग के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको दिया गया है सबसे पहला इसके अपरूप जो है, तीनों अपरूप हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहला आपका ग्रेफाइट आता है, हीरा आता है, फिर ग्रेफाइट, फिर फ्लोरीन। पहला हीरा है, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फ्लोरीन। तो यहाँ पर आपको अब ये आपके अपरूप तो पता चल चुके हैं, इनके गुण होते हैं। तो इनके कौन कौन से गुण हैं वो मैं अलग अलग कर करके अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हीरे के गुण देखेंगे, हीरे में क्या क्या गुण होते हैं। तो यहाँ पर सामान्य गुण कुछ दिए गए हैं। यहाँ पर यह रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है। पारदर्शी मतलब कि इससे प्रकाश पारदर्शित हो सकता है, मतलब आगमन कर सकता है, जा सकता है, आ सकता है, उसमें प्रकाश पारदर्शी चीज कहते हैं। फिर रंगहीन मतलब कि कोई रंग नहीं है, इसमें रंग तो है ही नहीं कोई, बस ये प्रकाश होता है अपवर्तन से, अपवर्तन से ये हो जाता है, प्रकीर्णन नहीं, अपवर्तन से
इसमें रंग कई सारे दिखने लगते हैं, लेकिन ये रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। और यह अत्यधिक चमकदार होता है, या चमकदार तो होता ही है। और ये क्यों होता है? अत्यधिक अपवर्तन के कारण। इसमें अपवर्तन बहुत अधिक होता है, अंदर जाते हैं प्रकाश, फिर उधर से टकराते हैं, उधर से टकराते हैं, कई सारे सरफेस में टकरा के जब वापस जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रकाश हो जाता है। यह अत्यधिक चमकदार होता है। फिर यह काफी भारी और बहुत कठोर होता है। यह काफी भारी भी होता है और कठोर भी होता है, क्योंकि फिर यह विद्युत का कुचालक होता है, या विद्युत का कुचालक भी होता है। इसमें विद्युत अगर लगाएंगे तो मतलब इसमें विद्युत गमन नहीं कर पाएगी, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन एकदम अच्छे तरीके से बॉन्डेड है, बंधे हुए हैं। तो इसके आगे जो संरचना दी गई है, संरचना में यही बताया गया, संरचना आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, इस तरीके से आपको संरचना दिखाई जाती है। और यहाँ पर इसमें जो भी एक कार्बन है वो अपने 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगले 4 कार्बन पे, हर एक कोने पे वो एक कार्बन रखा है और अपने 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिससे कि इसकी संरचना बहुत कठोर, किसी अन्य तत्व से नहीं साझा है, केवल कार्बन कार्बन में साझा करके ये बहुत ही क्रिस्टल वाला बनता है, बहुत कठोर बनता है। और ये बहुत जानते ही बहुत प्रोसेस के बाद बनता है हीरा। और इसको अब ऐसे भी बनाया जाने लगा है मशीनों में। लेकिन इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतनी चीजें हीरे के बारे में मैंने बताया, और ये बहुत आसान है। ये चीजें आपको लिखने को आ सकती हैं पेपर में, और बहुत आसान भी है। इनको आप कोई जरूरी नहीं है एग्जैक्ट आप इसी तरीके से लिखिए, थोड़ा बहुत बदल के भी आप इनको लिख सकते हैं। तो इसके कुछ उपयोग भी हैं, इसके कुछ उपयोग हैं जो आप देख सकते हैं, मैंने लिखा नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। इसके उपयोग क्या है? आभूषण में होता है, ये तो आप जानते ही हैं, रिंग विंग बनता है, उसमें लगता है आभूषण, मतलब उसमें लगता है हीरा, जिससे चमकदार लगता है, अच्छा लगता है। और इसी तरीके से आपके कई सारे आभूषणों में लगता है ये हीरा, जिसका उपयोग ये हो सकता है। और ग्रेनाइट, मार्बल और कांच यानी ग्लास को काटने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये 2 उपयोग आप लिख देंगे, बहुत है इतने उपयोग, यही आपकी किताब में दिए गए हैं, मैंने देखा है अभी। और उन्हीं उपयोगों को आपको एग्जाम में लिख देना है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि इसके उपयोग और गुण लिखना है, तो इसके इतने गुण लिख देना है और ये 2 उपयोग लिख देना है, बस हो जाएगा, आपका पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो दूसरा हमें अब दूसरा कार्बन का प्रूफ ग्रेफाइट पढ़ना है। इसमें ग्रेफाइट में इसके गुण कुछ दिए गए हैं, सामान्य गुण ये भी हैं। यह भूरा काला पदार्थ होता है, भूरा है और काला दोनों प्रकार में हो सकता है, ये भूरा और काला पदार्थ होता है। यह हीरे से हल्का और मुलायम चिकना होता है, हीरे से हल्का भी होता है, मुलायम भी है और चिकना भी होता है। तो इसमें ये सब गुण हैं। और यह विद्युत का अच्छा चालक है, वो कुचालक था, हीरा कुचालक था और ये चालक है, वो कुचालक है और ये चालक है, इसको याद रखना है। ये ग्रेफाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है पेंसिल में, कभी आप इसको टेस्ट मत कीजिएगा, वैसे टेस्ट कर सकते हैं टेस्टर से। यहाँ पर आप लगाइएगा बिजली में इसको, और इधर टेस्टर से चेक करिएगा, मतलब इसको थोड़ा सा तोड़ दीजिएगा, चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से बिजली आपको दिखेगी कि हाँ जल रहा है, लाइट जलेगी, तो समझ लीजिए बिजली का चालक है। तो ये अच्छा चालक होता है बिजली का, विद्युत का, परंतु उष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है। और वो तो इसमें ये इतने गुण थे, इसके आसान गुण हैं, ज्यादा आपको इसमें रट्टा मारने की कुछ जरूरत नहीं है, बस जितना आप देखते हैं अपने आम जीवन में उतना ही आपको इसमें लिखना होता है, और इसमें कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो अब अगला हम पढ़ते हैं इसके कुछ, हाँ कैसी संरचना, इसकी संरचना आप देख लीजिए, स्क्रीन पे दिख रही है आपकी संरचना इसकी ग्रेफाइट की है। और ये एक चादर की तरह कुछ होता है इसमें, और एक कार्बन इसका, जैसे उसमें एक कार्बन अगले 4 कार्बन से जुड़े हुए थे, तो इसमें एक कार्बन अगले 3 कार्बन से जुड़े, इसकी भी वैलेंसी 4 ही है, लेकिन इसमें क्या होगा, एक जगह पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, जिससे सहसंयोजक होगा, लेकिन एक जगह 2 एक साथ में एक ही कार्बन से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इसे एक कार्बन इसका दूसरे मतलब ये 3 कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, सहसंयोजी बंध बनाएगा। उसमें उसका सहसंयोजी बंध बहुत मजबूत होता था, इसका भी मजबूत है लेकिन उतना नहीं होगा। अगला आपका कार्बन का प्रूफ आपका फ्लोरीन है, जिसमें आपको ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, ना इसके गुण बताए गए हैं, ना इसके मतलब कई चीजें जो उसमें बताई गई थी वो इसमें नहीं बताई गई हैं, गुण उपयोग इसके नहीं बताए गए हैं। यहाँ पर इसकी खोज की गई है, तो इसका अणु सूत्र बताया गया है CN, जहाँ पर N हो सकता है 60, 70 और इससे अधिक भी हो सकता है। मतलब कि ये जो बना है इसका संरचना बनेगी वो 60 कार्बन को मिला के, मतलब 60 कार्बन को मिला के
इसका 60 कार्बन में अपना सहसंयोजी बंध बना के, जैसे उसमें बना रहा था कई सारे बंध बना के, सहसंयोजी बंध बना के वो बन जा रहे थे, वैसे ही इसमें भी ये बनने का बताया गया कि 60 या 70, तो अत्यधिक स्टेबल जो है वो 60 वाला, बाकी आगे बनते जा सकते हैं। जैसे आप कई सारे ऐसे कार्बन जोड़ सकते हैं, 4 ही 4 जोड़ना है, आप जोड़ते जाइए, जितना भी जोड़ेंगे उतने बनते जाएंगे आपके ऊपर। तो यहाँ पर फ्लोरीन, उन सभी का फ्लोरीन नाम दिया गया कि ये जितने भी इसके आगे माने जाएंगे फ्लोरीन, और इसका कुछ एक खास नाम दिया गया बकीबॉल, जो एक गोल आकार, इसका आकार बताया गया है जो गोल है, वो आपकी किताब में बताया गया। इसके बारे में ज्यादा कुछ आपको पढ़ने के लिए नहीं दिया गया, बस डायरेक्ट बता दिया गया है ये फ्लोरीन आपका कार्बन का अपरूप है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं।